एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज मैं एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। वैकेंसी कौन सी है? एनएचएम हरियाणा के थ्रू जो सीएचओ की पोस्ट है वो अभी रिलीज़ की गई है एनएचएम के द्वारा हरियाणा की तरफ से। तो उसी रिगार्डिंग मैंने जो है आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और किसी तरह का डाउट आपका वीडियो के अंत तक नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनएचएम का ये जो नोटिस है हरियाणा का, ये 20 मार्च को ही रिलीज़ किया गया है और इसमें कितनी टोटल पोस्ट हैं? 787 पोस्ट हैं और जिसमें 771 न्यू है प्लस 16 बैकलॉग है। ठीक है, तो टोटल इस तरह से 787 पोस्ट है। और जो किस उसके लिए पोजीशन के लिए मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इनको कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें शॉर्ट में एमएल एचपी कम सीएचओ कहा जाएगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्यों बोला है? क्योंकि इनिशियल में ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, बाद में इनको परमानेंट कर दिया जाता है आफ्टर 5 years अंडर एनएचएम for providing the comprehensive primary healthcare services at सब सेंटर लेवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो इनकी पोस्टिंग है वो कहाँ पे होती है? सब सेंटर में इनकी पोस्टिंग होती है। किनकी? एमएलएचपी कम सीएचओ बीइंग अपग्रेडेड अंडर आयुष्मान भारत इन 18 डिस्ट्रिक्ट एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो ये हरियाणा के जो 18 डिस्ट्रिक्ट है उनमें ये टोटल 787 पोस्ट फिल की जाएंगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का वो आप देख सकते हैं। जैसे ये 18 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं हरियाणा के और इस तरफ जो कैटेगरी है वो अलग अलग दी हुई है। ठीक है, जनरल एससी बीसीए बीसीबी ईएसएम जनरल ईएसएम एससी, तो इस तरह से सारे जो कैटेगरीज है पीएच की लास्ट में अलग से हैं और ईडब्ल्यूएस पीएच भी यहाँ पे अलग से दी हुई है। तो सारी आप पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको फिल करना है उस डिस्ट्रिक्ट से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 787 सीट्स बनती हैं। एब्रीवेशंस नीचे दी हुई हैं अगर आपको नहीं पता चलता है। और यहाँ पे देखिए जो स्टार लगा के उन्होंने पॉइंट लिखा, सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एनएचएम हरियाणा। तो जनरल कैटेगरी और एससी एसटी सभी के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद इन्होंने एक शेड्यूल पहले से ही दे दिया है। ये अच्छी बात है कि कब इनका ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है एप्लीकेशन फिल करने का, और ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम है कब होगा, और डीवी तक की डेट इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दी है। तो सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर्म फिलअप करने का वो क्या है? 20 मार्च 2022 बाय 10 AM। तो 20 मार्च से 10 बजे से आप यह एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और क्लोजिंग टाइम कब है? 6 अप्रैल तक ये फिल होंगे बाय 5 PM। ठीक है, रात के 12 बजे तक नहीं है, ध्यान दे लें। अभी 6 अप्रैल तक एप्लीकेशन जो फ़ी है और एप्लीकेशन दोनों फिल किए जाएंगे। ठीक है, फ़ीस के लिए अलग से टाइम नहीं दिया, तो एप्लीकेशन और फ़ी दोनों ही। क्लोजिंग टाइम क्या है दोनों का? 6 अप्रैल 2022 और शाम के 5 बजे तक। ठीक है, वहाँ तक आप इसको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आज या कल में ही अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद डेट टाइम एंड वेन्यू ये सब भी इन्होंने दिया है, पहले से ही अनाउंस कर दिया है। तो कब है? 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है। कहाँ पे है? एट चंडीगढ़ और पंचकूला। ठीक है, तो पंचकूला जो आपका वेन्यू है, ठीक है, चंडीगढ़ कोई भी कहीं भी हो सकता है। और टाइमिंग रहेगी 10 AM to 12:30 AM। ठीक है, तो 2 घंटे का जो है एग्ज़ाम आपका होगा। इसके बाद डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग एंड साइनिंग फॉर श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड एक फिलअप करवाते हैं, आगे हम देखेंगे 3 साल का बॉन्ड होता है इनका। तो डीवी के लिए और काउंसलिंग के लिए डेट क्या है? 2 से 17 मई के बीच में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, देखिए जल्दी फिल करवा लेंगे। 2 से 17 मई 2022 9 बजे से 5 बजे तक डीवी होगा। ठीक है, वहीं सब हो जाएगा। काउंसलिंग जो भी आपकी बॉन्ड है फिलअप वहीं पे वो करवा लेंगे। एनएचएम एसएचक्यू पंचकुला। ठीक है, तो पंचकुला में ये सब होगा। तो एग्ज़ाम भी वहीं पे है और डीवी के लिए भी आपको वहीं जाना होगा। फॉर्म फिलअप कब से? 20 तारीख से और 6 अप्रैल तक होंगे। इसके बाद रिमार्क्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल वेन्यू सेंटर एंड टाइम फॉर ओएमआर बेस्ड एग्जाम विल बी सेंट थ्रू SMS टू द कैंडिडेट 1 day बिफोर द एग्जाम
at the contact number provided by them in the online application form, as well as same will be made available on the admit card 1 day in advance of the OMR based एग्जाम। ठीक है, तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बिल्कुल सही करेक्ट देना। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट नंबर वो मांगे तो वो भी दे देना। तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दे वो आपका एक्टिवेट होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, किसी और का नंबर मत देना, क्योंकि उसी के ऊपर आपका क्या है सब कुछ आएगा कि वेन्यू कहाँ है, सेंटर, टाइम, सब कुछ आपका कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। प्लस जो रोल नंबर है, जो एडमिट कार्ड है, वो भी आपके एक दिन पहले ही आएंगे, इन्होंने साफ साफ पहले लिखा हुआ है। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एडवर्टीजमेंट विल बी सेंड थ्रू SMS, देयरफॉर कैंडिडेट दे आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड देयर ओन एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर विच इज ऑलवेज अवेलेबल विद देम फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वो लिखा हुआ है कि अपना खुद का ही एग्जैक्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड करें। Candidate to ensure to reach at their exam center at least 2 hours before the given time for OMR बेस एग्जाम है चंडीगढ़ पंचकुला। कम से कम 2 घंटे पहले आपको चंडीगढ़ पहुंचना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका कैसा होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, OMR आपको फिल करनी होगी, ऑनलाइन नहीं होगा। NHM Haryana will be not responsible for any type of delay in receiving confirmation of SMS or email, as no physical information shall be communication to candidate for this advertisement। ठीक है, फिजिकली आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको सिर्फ ईमेल या फिर SMS ही किया जाएगा। ठीक है, SMS ही आएगा, क्योंकि बार बार एक कॉन्टैक्ट नंबर की बात करते हैं, तो आपका बिल्कुल जो पास में आपके मोबाइल नंबर रहता है वही आपको देना है। असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन BA MS कर रखी है किसी ने, BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर है। ठीक है, वे सभी इसको फिल कर सकते हैं। Who have completed their 6-month mid-level health provider bridge course program on certificate in community health for nurses from IGNOU or any university institute assigned by the state। ठीक है, जो BSc होल्डर है, BSc नर्सिंग होल्डर है, पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर है या फिर BAMS, और जिन्होंने 6 मंथ का जो कोर्स है IGNOU द्वारा या फिर किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन द्वारा जो 6 मंथ का जो कोर्स है, ठीक है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स, वो अगर किसी ने कर रखा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सेकंड इन्होंने दिया है कि कौन कर सकते हैं। 2.1 आपको क्लियर हो गया पॉइंट। 2.2 में इन्होंने क्या दिया है, जो BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, who have completed their degree with mid-level health provider course integrated in BSc or post-BSc nursing curriculum in compliance with the circular notification issued by Indian Nursing Council, न्यू दिल्ली। ठीक है, जो 2019 के बाद जिन्होंने BSc की है, BSc नर्सिंग की है, उनके शेड्यूल में डाल दिया गया है, उनके करिकुलम में ही डाल दिया गया है ये वाला कोर्स। ठीक है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कोर्स जिनके शेड्यूल में ही डाल दिया, तो 2019 के बाद जो पास आउट है उनको अलग से जो है ट्रेनिंग की या फिर इस तरह के कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और 2019 से पहले जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है तो उनको ये 6 मंथ का जो कोर्स है अलग से करना पड़ता है, इसलिए दोनों ही एलिजिबल हैं। जिन्होंने अलग से किया है वो भी, और जिनके कोर्स में पहले से ही इंक्लूड कर दिया गया है ये, तो दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, और मगर कर सकते हैं कौन, BSc नर्सिंग होल्डर ही कर सकते हैं। इसके बाद 2.3 में देखिए क्या लिखा है कि BAMS और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क किया है। अब स्टार मार्क क्यों किया है वो हम नीचे देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यानी जिनके पास, जिन्होंने जो ये ब्रिज कोर्स है अलग से किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है 2019 के बाद वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ BSc नर्सिंग वाले। ठीक है, और BAMS वाले वो भी कर सकते हैं। और सिर्फ जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सिर्फ कर रखी है, कोई कोर्स उनके पास नहीं है अभी ब्रिज कोर्स, वो भी कर सकते हैं, बट कुछ शर्तों के साथ इन्होंने इनको एलिजिबल किया है। वो शर्तें क्या हैं, स्टार मार्क दिख रहे होंगे आपके, हर स्टेटमेंट के बाद उन्होंने स्टार लिखा हुआ है। ठीक है, 2.1 के बाद 1 स्टार है, 2.2 के बाद 2 स्टार है, और 2.3 के बाद 3 स्टार है। तो कंडीशन के कारण ये किया हुआ है इन्होंने। कंडीशन क्या है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज गिवन एट सीरियल नंबर 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, तो इन सीरियल नंबर में जो इम्पोर्टेंट जो नोटिस है वो हम देख लेते हैं। ये चीज़ आप सबको सुननी है।
फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ पे 1 स्टार है और 2 स्टार है, ठीक है, 1 स्टार और 2 स्टार, यानी फर्स्ट 2.1 पॉइंट है और 2.2 पॉइंट उनके लिए क्या है, द कैंडिडेट विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 2.1 2.2 दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वैलिड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली टू इंश्योर their eligibility for 6 month BPCCHN from IGNOU or any state university institution or MLHP course integrated in the curriculum of BSc Nursing, post basic BSc Nursing in reference to the of the circular notification issued by the INC Council New Delhi in 2019 in compliance with the direction of the MOHFW। ठीक है, मीन्स जो 2.1 और 2.2 वाले बच्चे हैं, यानी जिन्होंने अलग से कोर्स किया है और जिनके करिकुलम में डाल दिया है, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को अपना एक जो वैलिड सर्टिफिकेट है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आपको प्रोवाइड करना है। अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि स्टार 1 और स्टार 2 यानी 2.2 2.1 और 2.2 कैंडिडेट्स विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 2.1 2.2 शैल बी गिवन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस प्रोवाइड कर दी है जिन्होंने इग्नू का जो कोर्स है पहले से कर रखा है और जिनके या फिर उनके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, 2019 के बाद वाले बच्चे उनके सिलेबस में इंक्लूड होगा, और जिन्होंने अलग से कोर्स किया उनको प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर विच एडिशनल 5 मार्क्स विल बी गिवन टू देम। और प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, साथ में उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जैसे ही वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना एक सर्टिफिकेट जो है दिखाएंगे कि इन्होंने पहले से कोर्स कर रखा है या फिर इनके सिलेबस में करिकुलम में था, तो इनको 5 मार्क्स उनके पहले ही पक्के हो जाएंगे और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड दे शैल बी गिवन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम CHO, और उनको अलग से उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा किस पोस्ट पे, MLHP कम CHO पे इन ऑर्डर ऑफ ओवरऑल मेरिट। ठीक है, जो भी मेरिट उनकी जैसे बनेगी उसके हिसाब से उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन इन OMR बेस एग्जाम, और किस मेरिट कैसे बनेगी इनकी कि OMR बेस एग्जाम में जो उनके मार्क्स आएंगे प्लस उनको एडिशनल 5 मार्क्स देंगे फॉर पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, जो इग्नू का जो कोर्स है उसके अलग से उनको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो इस हिसाब से उनकी ओवरऑल मेरिट बनाई जाएगी और उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, स्टार और 2 स्टार मार्क किए हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 2.1 2.2 आर दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर द स्क्रूटनी कमेटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड इन केस द सर्टिफिकेट इज नॉट फाउंड वैलिड his or her candidature will be considered for 6 month mid-level health provider bridge course program on certificate in community health for nurses from IGNOU in order of marks obtained in the OMR based exam only, and in view of the availability of seats in particular district for which the candidate has applied। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर उनके पास वो DVA के टाइम वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते कि इनके पास वो IGNOU का जो कोर्स है उनके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट है उसका नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, उनको 5 मार्क्स उनको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे और उनकी अलग से फिर वो ट्रेनिंग करवाएगी। ठीक है, उनको सिर्फ इस बात के लिए एलिजिबल होगा कि वो 6 मंथ के लिए उनको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा पहले, उसके बाद उनको वो अगर सीट बचती है बाद में, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उस डिस्ट्रिक्ट में सीट्स अवेलेबल है, तो वो उनको वहाँ पे अपॉइंट करेंगे, नहीं तो उनको फिर कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर वो वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, द कैंडिडेट विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 2.3। ठीक है, जो सीरियल नंबर 2.3 के जो बच्चे हैं कैटेगरी के, मीन्स सिर्फ इन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है, कोई उनके पास 6 मंथ का जो ट्रेनिंग का कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उनके करिकुलम में ऐड है, तो वो वाले बच्चे विल बी कंसिडर्ड फॉर 6 मंथ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज from IGNOU in order of marks obtained in the OMR base exam only, and in view of the availability of the seats in particular district for which the candidate हैज़ अप्लाइड। ठीक है, अब इन्होंने साफ लिख दिया है कि जिनके पास सिर्फ BSc डिग्री है, कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है 6 मंथ वाला ट्रेनिंग का, तो उनको पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ब्रिज कोर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनको तब अपॉइंट किया जाएगा अगर उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उसने अप्लाई किया है वहाँ पे सीट अवेलेबल होगी तो उनको अपॉइंट किया जाएगा।
ठीक है, नहीं तो सिर्फ वो उस कोर्स के लिए ही एलिजिबल होंगे, 6 मंथ के कोर्स के लिए ही उनको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको कोई अभी डाउट नहीं रहा होगा। बीएससी जो नर्सिंग डिग्री होल्डर हैं सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, जिनके पास कोर्स है और जिनके पास कोर्स नहीं है। कोर्स अगर उनके पास है 6 मंथ वाला तो उनको 5 नंबर अलग से मिलेंगे और उनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, और अगर कोर्स नहीं है तो उनको पहले ट्रेनिंग के लिए ही सिर्फ एलिजिबल माना जाएगा 6 मंथ की, और उसके बाद जब अपॉइंट किया जाएगा, अगर सीट अवेलेबल है तो अपॉइंट किया जाएगा, नहीं तो वो नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और थर्ड में क्या है, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन कुछ और बचती हैं, वो क्या है कि एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपको पता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी का होता है हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो उनको प्रोवाइड करेंगे। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, 10th तक आपकी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए। All selected candidates shall require to be registered with respective Council of Indian Medicine Haryana, Haryana State Nurse and Nurse Midwife Council Panchkula, or Central Council of Indian Medicine, Indian Nursing Council New Delhi within 2 months after joining as MLHP कम CHO। ठीक है, तो पहले से इन्होंने नहीं मांगा है कि आपका हरियाणा से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर INC से होना चाहिए। आप बाद में भी अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हैं, मगर विद इन 2 मंथ। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करते हैं MLHP कम CHO, उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हरियाणा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सब इनका क्वालिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, मंथली रेम्यूनरेशन। अब इनको पे कितना दिया जाएगा। द एडवर्टाइज पोस्ट कम्स अंडर पे बैंड 2 9,300, फिर 34,800, 4,800, 18,750। तो इस तरह से इनका स्केल बढ़ेगा। ठीक है, एज पर सर्विस बायलॉज प्रिस्क्राइब फॉर एम्प्लॉय ऑफ NHM हरियाणा, हाउएवर फॉलोइंग एनरोलमेंट्स विल बी गिवन अगेंस्ट द करंट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इनका पेमेंट इंक्रीज होगा। तो शुरू में कैसे इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर इनिशियल 5 ईयर्स, पहले 5 ईयर्स तक मंथली हॉनोरियम ऑफ ₹25,000, सिर्फ उनको 25,000 रुपीज़ मिलेगा इनिशियल 5 ईयर्स तक। 25,000 के हिसाब से एज पर पे बैंड 2। ठीक है, तो पे बैंड 2 के हिसाब से देंगे, और जिसकी सैलरी बनती है 18,750, और प्लस में 6,250 मिलता है एडिशनल हॉनोरियम। तो ये टोटल 25,000 आपको इनिशियल 5 ईयर्स तक मिलेगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, सैलरी एंड ऑल इंक्रीमेंट अलाउंस विल बी गिवन एज पर पे बैंड ओनली। ठीक है, तो उसके बाद ये इंक्रीज करेंगे, जैसे पे बैंड 2 से आपका जो ग्रेड हो जाएगा वो 9,300 का, फिर 34,000 का, 4,800, और फिर 18,750, इस तरह से आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, उससे पहले आपका 5 ईयर्स तक 25,000 रहेगा। बट उसमें नीचे देखिए सेकेंड पॉइंट में, बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% और इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। ठीक है, जैसे आपका 25,000 आपको पूरे साल मिलेंगे, जैसे 1 साल कंप्लीट होता है तो 1 ईयर के बाद आपकी जो इनिशियल सैलरी यानी 25,000 का जो 5% बनता है, लगभग 1200 शायद बनेगा, 1250 कुछ, तो वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो इतने 5% जो सैलरी है आपकी इनिशियल सैलरी की, 5% आपका आफ्टर 1 ईयर इंक्रीज होगा। ठीक है, 25,000 में अप्रॉक्स आपका अराउंड कितना 26,200 कुछ शायद बनेगा, यानी जो 5% है इनिशियल सैलरी का, वो आप कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलाउंस विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। जो DA है, वो DA का जो अलाउंस है वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, वो भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर सेटिस्फाई, वो आपको 10 ईयर के बाद मिलेगा। यानी 5 ईयर तक आपको सिर्फ क्या है, इनिशियल जो पे है आपकी 25,000, और 1 ईयर के बाद आपका 5% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से सैलरी के 5% के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम अबव, monthly allowance based incentive up to ₹15,000 will be given after
आफ्टर वर्किंग अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर एज MLHP कम CHO एट SC HWC फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने बताया कि 25,000 प्लस 5% इंक्रीज एवरी ईयर, इसके अलावा इंसेंटिव भी इनको दिया जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अप टू ₹15,000। ठीक है, 15,000 तक जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी इनको मिल सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। ठीक है, जो ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है ये भी पहले 5 ईयर्स तक मिलेगा। जैसे ही आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट फिक्स हो जाता है 5 साल के बाद, तो ये जो इंसेंटिव मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, 15,000 का जो एडिशनल इंसेंटिव दे रहे हैं 25,000 के अंदर, वो इंसेंटिव मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मंथली रेम्यूनरेशन मैंने बता दिया। फीस डिटेल आप देख लेना। जनरल कैटेगरी क्या है, 100 रुपीज़ है, और एक्सक्लूडिंग जनरल कैटेगरी विजुअली इम्पेयर्ड, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है, तो वो उनको जो है एक्सक्लूड करके जितने भी बचते हैं जनरल कैटेगरी, उनका 100 रुपीज़ है। विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, उनके लिए 50 रुपीज़ है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है सिर्फ उनके लिए 100 है, मगर जो जनरल कैटेगरी के और विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए 50 रुपीज़ है। नेक्स्ट, ऑल रिजर्व कैटेगरी, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी बच जाते हैं SUR, BCA, BCB, EWS, ये सब मोस्ट पे उनके लिए भी 50 रुपीज़ जो है फीस रखी गई है। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ क्या है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट है उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट का मिलेगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट बच गए अदर स्टेट के, उनको सबको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि सभी जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, और जो हरियाणा के हैं उनको रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, तो उनको उन्हीं को सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, और उनकी फ़ीस क्या है ₹50। बाकी जो भी कैंडिडेट बचे जनरल में काउंट होंगे और उनकी फ़ीस होती है 100 रुपीज़। क्लियर है। If any candidate submit more than one application in different district or category, he or she has to pay fee for each application separately, and his or her candidature shall be considered only against the application for which she or he applied in the OMR base exam. Requisite fee is required to be deposited online only, and no cash physical fees allowed. ठीक है, कैंडिडेट अगर बार बार 2 एप्लीकेशन फिल करता है तो उसको अलग अलग फ़ीस पे करनी होगी, बट OMR बेस एग्ज़ाम में जब वो वहाँ पे जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम जिस पोस्ट के मीन्स जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एग्ज़ाम लिख रहा है, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एलिजिबल होगा। ये नहीं कि 2-2 डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एलिजिबल होगा। कहने का मतलब है कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एलिजिबल है। द फी इज़ नॉट रिफंडेबल। ठीक है, ये जैसे सारे इंस्ट्रक्शंस बाकी एग्ज़ाम की होती हैं, तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, जिसको आप मगर रीड कर लेना जो मैं अभी पॉइंट्स छोड़ रही हूँ। इसके बाद आपका अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लास्ट डेट मैंने बता दिया 6 अप्रैल बाय 5 PM। सेकंड में क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एज डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी अलग से, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पोस्ट क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है और नॉन डिप्यूटेशनल है, एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एट सब सेंटर लेवल फॉर विच और ही शी इज़ टू बी सेलेक्टेड। ये नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है वहीं पे उनको पोस्ट किया जाएगा। OMR based exam 2 hour duration will be conducted which will be tentatively based on the below syllabus। ठीक है ना, उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है आपका। जो BAMS है, बेसिक BSc नर्सिंग, उनके लिए अप टू 60% जो है वहाँ से आएगा आपको। सिलेबस में जो आपका BSc नर्सिंग का है, GK करंट अफेयर का 10% है। बाकी जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलसेंस है उसमें भी 10% आएगा। MLHP कोर्स इंटीग्रेटेड इन BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग, उसमें से 10% आएगा। ठीक है, तो ये आप सिलेबस यहाँ से आप देख लेना। GK मैथ्स और बाकी आपका जो मैटरनल हेल्थ है, न्यूबॉर्न केयर है, वहाँ से आएगा। MLHP कोर्स से आएगा 10%। तो जो मेन इंस्ट्रक्शंस थी वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप जो बचती हैं वो आप देख लेना। मेन पॉइंट क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप हाँ, और दूसरी बात क्या है कि ये बॉन्ड
फिलअप करवाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इनिशियल 3 इयर्स का बॉन्ड होता है, ये कहीं पे लिखा हुआ है पॉइंट्स, देख लेते हैं कहाँ पे। 5th में तो यही है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। इन एलिजिबल कैंडिडेट अगर वो अप्लाई करते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7th में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोविजन सिलेक्शन किया जाएगा, मीन्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो है वो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट में 8th पॉइंट में क्या है कि जो BMS BSc नर्सिंग के साथ और जिन्होंने 2019 से पहले जो BSc की है उनको 5 मार्क्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2019 के बाद जिन्होंने किया है BSc नर्सिंग BMS की है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है वो एलिजिबल है 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि उनकी करिकुलम में पहले से ही डाल दिया गया है, क्योंकि 2019 से पहले करिकुलम में नहीं था ये कोर्स। और उसके बाद आपका आता है कि आपको अगर 9th पॉइंट में क्या है कि अगर आपको एडिशनल मार्क्स चाहिए असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दे आर रिक्वायर्ड टू अटैच द कॉपी ऑफ द BPCCHN सर्टिफिकेट इशूड बाय इग्नू और यूनिवर्सिटी असाइंड बाय द स्टेट और MLHP कोर्स इंटीग्रेटेड इन BSc नर्सिंग, ठीक है, इन रेफरेंस टू द सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू बाय द INC। तो आपको ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा 5 मार्क्स का। अगर आप पहले नहीं अटैच करोगे तो आपको 5 मार्क्स का जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10th में क्या है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू DV एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in OMR बेस एग्जाम प्लस 5 एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन टू द कैंडिडेट, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन क्या होगा जब आपका DV हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपके जो मार्क्स कैसे ऐड होंगे OMR के जो मार्क्स हैं और प्लस 5 जो एडिशनल मार्क्स, उसके बाद आपको आपकी जो मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को जो 5 मार्क्स का जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 12th में रिजर्वेशन बेनिफिट जो भी हैं हरियाणा के वो आप देख लेना। और इसके बाद जो 13th पॉइंट है वो भी आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए EWS के लिए, ये सभी आप रीड कर लेना, आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। अब इसमें 15th पॉइंट में क्या है, ईच कैंडिडेट शैल सबमिट अ सेल्फ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ DV रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी इन केस, ठीक है। वो सेल्फ अंडरटेकिंग भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना है, DV के टाइम देना होगा आपको, ठीक है। और अभी मैं आपका रीड कर देती हूँ ये 17th पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स दे आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन इशूड एडमिट कार्ड, रोल नंबर एंड आइडेंटिटी प्रूफ फॉर अपीयरिंग इन द OMR बेस एग्जाम, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में जो ID प्रूफ है वो आपको लेके जाना है जब आप OMR बेस एग्ज़ाम के लिए लेके जाएंगे। और 18th पॉइंट में उन्होंने पहले से बता दिया है कि अगर काउंसलिंग और DV में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड 5 सेट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सबके 5 सेट लेके जाने हैं, 5 ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, ब्लैंक श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹100 फॉर एग्रीमेंट, ठीक है। ब्लैंक जो बॉन्ड के लिए श्योरिटी बॉन्ड लेके जाना है ₹100 का, एग्रीमेंट के लिए ऑफ 3 इयर्स जॉब, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 3 इयर्स का जो श्योरिटी बॉन्ड है ये भरवाते हैं आपको, तो ब्लैंक लेके जाना है ₹100 का, प्लस में ब्लैंक स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद NHM हरियाणा, ठीक है। और ₹10 का जो स्टैम्प पेपर है वो भी आपको लेके जाना है। ये बाद की बात है जब आप काउंसलिंग और DV के लिए जाएंगे। 19 में के sample copy of surety bond may be seen at NHM website for advance information of candidate to understand terms and condition which will be printed by NHM SHQ team at time of counseling, ठीक है। जो श्योरिटी बॉन्ड का जो सैम्पल कॉपी है वो उन्होंने NHM की वेबसाइट पर दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे इसकी बाकी जो बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो 21st जो पॉइंट है वो देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व NHM हरियाणा फॉर एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूसली इन द सेम डिस्ट्रिक्ट फॉर विच और ही शी हैज़ टू अप्लाई सेलेक्टेड, एंड इन केस एनी कैंडिडेट लीव द सर्विस बिफोर 3 years he or she shall be liable to financial penalty as per surety bond available at NHM website. For this purpose a service bond for 3 years has to be signed for each candidate with NHM SHQ। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो क्लाइंट को जो भी कैंडिडेट है उनको 3 years के लिए कंटिन्यू सर्विस अपनी प्रोवाइड
प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उससे पहले वो छोड़ते हैं तो उनको श्योरिटी बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन्होंने NHM की वेबसाइट पे दी हुई है, वहाँ पे पढ़ लेना, आप रीड कर लेना जो भी इनकी बॉन्ड की कंडीशंस हैं। ठीक है, बाकी आप द MLHP और CHO ऑलरेडी वर्किंग विद अंडर NHM हरियाणा दे अबाइड फॉर 3 years सर्विस बॉन्ड। ठीक है, उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं है जो पहले से ही CHO है, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म हैंस दे सजेस्टेड नॉट टू अप्लाई फॉर द करंट एडवर्टीजमेंट। इफ एनी ऑफ देम अप्लाई देन ही और शी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एज पर कंडीशन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड साइंड बाय देम विद NHM हरियाणा एट द टाइम ऑफ देयर सिलेक्शन। ठीक है, जो पहले से NHM में है, सॉरी MLHP कम CHO है, और वो दोबारा से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बॉन्ड के अंदर होंगे तो उनको जो भी पेनल्टी है वो वहाँ पे से देखने को मिलेगी, भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लेना। ठीक है, TATA कोई नहीं दिया जाएगा। बाकी रिजर्वेशन बेनिफिट, एज रिलैक्सेशन बेनिफिट, वो सभी आपको देखना है। मेन आपको जो ईमेल प्रोवाइड करोगे और SMS देंगे वो आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको बताया जाएगा डेट एंड वेन्यू, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, कहाँ पे। तो एडमिट कार्ड आपको एक दिन पहले ही आपके साइट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट डेट और देख लेना 6 अप्रैल है और 5 बजे तक आपको भरना है। तो ये सारी मैंने इंस्ट्रक्शन थी आपको एक एक रीड करके बता दी है। फिर भी कुछ रह जाता है, पॉइंट आउट है, वो मुझे बाद में पूछ लेना। जैसे मैंने कुछ रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको क्लियर करके दिया है आपको, तो जल्दी से फिलअप कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 787 कुछ पोस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए 787 पोस्ट हैं। जो भी CHO के लिए पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है, वो जल्दी कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और बाकी जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज उनके लिए है, बट जो अदर स्टेट हैं वो भी फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फिलअप कर सकते हैं, बट उनको वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। ठीक है, तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी NHM हरियाणा की जो CHO की पोस्ट है उसके लिए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो स्टॉप करते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच।